मॉडर्न पहनावे में देवरानी की सौतन बनी जेठानी। मौसम है बड़ा कातिल, खो जाए ना कहीं आवारा दिल, मुश्किल है बड़ी मुश्किल, खो जाए ना कहीं आवारा दिल। ये आई तो सीधे मेरे पास भी नहीं और भाभी के कमरे में घुस गई, ऊपर से दरवाजा भी बंद कर लिया। आखिर बात क्या है? रागिनी गुस्से में जाकर दरवाजा पीटने लगती है। दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए निखिल, निखिल जी खोलिए गेट। तभी निखिल हड़बड़ाकर गेट खोलता है। पीछे मोना बेड पर लेटी होती है। क्या हुआ रागिनी, पागलों की तरह दरवाजा क्यों बजा रही हो? कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही आई थी। इनकी शर्ट पे ये लिपस्टिक का निशान कैसा है? हे भगवान। जाओ यहां से, आ रहा हूं। रागिनी आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। आखिर क्या कर रहा था निखिल अपनी भाभी के कमरे में, और वो लिपस्टिक किसकी थी? ये आखिर चल क्या रहा है? कुछ समय पहले की बात है। आजकल गर्मी कितनी ज्यादा बढ़ गई है, रसोई में खड़ी खड़ी मेरी हालत खराब हो गई। तभी सुषमा पानी पीने आती है रसोई में और बहू को देखकर। ये छोटे कपड़े पहनकर रसोई में काम कर रही हो, फिर भी। इतना कहकर सुषमा रसोई से निकल जाती है। कभी कभी लगता है कि मैंने सुजीत जी से शादी करके गलती तो नहीं करती। घर वाले इतनी बातें सुनाते हैं और इस घर के लोगों को तो मेरी परवाह ही नहीं है। भाभी ये लीजिए पानी। आप इतनी गर्मी में कब से काम कर रही हैं? चेहरा पूरा लाल हो गया है आपका। सच में देवर जी, आज तो हालत खराब हो गई। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा शरीर जल रहा हो। मोना एक ही सांस में पूरा पानी पी जाती है। देवर जी, एक आप ही हो जो मेरा इतना ख्याल रखते हो, वरना इस घर में तो किसी को फिक्र ही नहीं है मेरी। अरे भाभी, आप इतना काम करती हो तो थोड़ा ख्याल रखना तो बनता है ना। अच्छा मैं चलता हूँ, मैंने आपको इतना थका देखा तो सोचा पानी पिला दूं। थैंक यू देवर जी। निखिल वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद माही रसोई के सामने से गुजर रही होती है। उसकी नजर मोना पर पड़ती है, जो मॉडर्न वन पीस ड्रेस में रसोई में काम कर रही होती है। वाह, भाभी के पास तो कितने अच्छे अच्छे कपड़े हैं और मेरे पास कॉलेज जाने के लिए ढंग के कपड़े भी नहीं हैं। माही सीधे मोना के कमरे में चली जाती है। वो अलमारी खोलती है और उसमें से एक सुंदर सा वन पीस निकाल लेती है। कुछ देर बाद माही वही ड्रेस पहनकर रसोई में आती है। भाभी, मेरे लिए एक ग्लास जूस बना दो ना। मोना जैसे ही माही की ड्रेस देखती है वो हैरान रह जाती है। अरे, ये तो मेरी ड्रेस है, आपने मेरी वार्डरोब से निकाली? हाँ, तो कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत नहीं है माही, लेकिन कम से कम एक बार पूछ तो लेना चाहिए था ना। ओहो भाभी, इतनी सी बात पर क्या नाराज होना। जल्दी से मेरा जूस दो, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। मोना चुपचाप जूस बनाकर देती है। वैसे ये ड्रेस मुझ पर ज्यादा अच्छी लग रही है। इतना कहकर माही इतराते हुए वहां से चली जाती है। इस घर में मेरी चीजों की भी कोई इज्जत नहीं है। उसी दिन दोपहर में। अरे क्या बताऊं बहनों, मेरी बड़ी बहू ने तो जीना मुश्किल कर रखा है। इसके कपड़े मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आजकल की लड़कियां भी ना ससुराल को फैशन शो समझती हैं। अरे सुषमा, तुम इसे थोड़ा रहन सहन सिखाओ। बहू को कपड़ों का भी तो ढंग होना चाहिए। और देखो कितना समय हो गया है, ये नहीं कि हमारे लिए कुछ खाने पीने को लेकर आए। आजकल की बहुओं में तमीज ही नहीं रही। गर्मी का मौसम है, कम से कम ठंडी कोल्ड कॉफी ही पिला देती। इतने में मोना ट्रे में कोल्ड कॉफी और कुकीज लेकर आती है। मामी जी, आप सबके लिए कोल्ड कॉफी और कुकीज लाई हूँ। सभी पड़ोसन एकदम चुप हो जाती हैं। अरे ये तो बड़ी समझदार निकली। हमने तो सोचा था इसे सिर्फ सजने संवरने से मतलब है। हाँ, तो काम तो कर लेती है। मोना सबको कोल्ड कॉफी देकर अंदर चली जाती है। रात का समय है। सुजीत ऑफिस से घर आता है। मोना अपने सारे काम खत्म करके अच्छे से तैयार होकर कमरे में आती है। सुजीत जी, आज मैंने सोचा था हम साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे। मोना तुम सो जाओ, अभी मुझे बहुत जरूरी काम करना है, बाद में बात करते हैं। मोना का चेहरा उतर जाता है। वो बाथरूम में जाके कपड़े बदलकर मुंह धोकर कमरे से बाहर उदास होकर आ जाती है। हॉल में निखिल बैठा होता है। क्या हुआ भाभी, अभी भी भाई साहब काम में लगे हैं क्या? हाँ देवर जी, उनको तो बस काम से ही फुर्सत नहीं मिलती। अरे भाभी, आप उदास क्यों होती हो? मैं हूं ना आपके लिए। आइए एक मस्त सी मूवी देखते हैं। ठीक है।
दोनों हॉल में बैठकर मूवी देखने लगते हैं। उसी समय सुषमा कमरे से बाहर आती है और दोनों को साथ बैठा देखकर रुक जाती है। भाई इतना भी क्या मॉडर्न होना जो देवर के साथ चिपके ही रहो। अगले दिन सुषमा मार्केट से आ रही होती है कि तभी पड़ोसन उसे घेर कर खड़ी हो जाती है। क्यों सुषमा, अब निखिल की भी शादी करा दो। आखिर कब तक लड़का ऐसे अकेला रहेगा? जल्दी से कर दो शादी, कहीं अपनी भाभी पर ही लट्टू ना हो जाए। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। सुषमा एकदम चुप हो जाती है। तुम लोग सही कह रही हो, अब जल्दी ही निखिल की शादी करनी पड़ेगी। लेकिन देखना, इस बार गांव की संस्कारी बहू लाना, ऐसी मॉडर्न बहू मत ले आना। हाँ, अब की बार मैं गांव की सीधी सादी बहू ही लाऊंगी। उसके बाद सुषमा गांव के रिश्तेदारों को फोन करके निखिल के लिए लड़की देखना शुरू कर देती है। कुछ दिनों बाद गांव से सुषमा की चाची सास का फोन आता है। सुषमा सुन, तेरे लिए खुशखबरी है। मेरे पड़ोस में पहचान की वो जो लड़की है ना, अरे रागिनी, तू भी उसे जानती होगी। बहुत ही संस्कारी और सीधी लड़की है। रागिनी? हाँ, मुझे याद है। उसी से मैं निखिल की बात करने की सोच रही हूँ। तू बता, कर लूं? नेकी और पूछ जल्दी कर लीजिए। अच्छा चाची जी नमस्ते। कॉल कट कर देती हैं। क्या हुआ, इतना मुस्कुरा क्यों रहा है? अरे माँ, मैं रागिनी को जानता हूँ, हम बचपन में साथ खेला करते थे। माँ, मुझे वो बहुत पसंद है। सुषमा मुस्कुरा देती है। अगले दिन पूरा परिवार गांव जाता है। रागिनी साधारण सूट पहने चाय लेकर आती है। नमस्ते। निखिल उसे देखकर मुस्कुराता रहता है। भाभी, ये तो बहुत सीधी लग रही है। हाँ, बहुत प्यारी है। कुछ देर बातचीत के बाद रिश्ता फिक्स हो जाता है। तभी रागिनी के पिता बोलते हैं, देखिए, शादी से पहले हम आपका घर देखना चाहेंगे। जरूर, आप लोग कभी भी आ जाइए। 2 दिन बाद रागिनी के घर वाले शहर आते हैं। वो घर देखते हैं। घर तो अच्छा है, लेकिन सिर्फ 3 कमरे हैं। हमारी बेटी शादी के बाद कहाँ रहेगी? कुछ दिनों की बात है बहन जी, थोड़े दिन में हम ऊपर अलग कमरा बनवा देंगे। देखिए बहन जी, बुरा मत मानना, कल को आप भी अपनी बेटी की शादी करोगे तो उसके रहने की व्यवस्था तो होनी ही चाहिए ना। यहाँ बस नीचे 3 कमरे हैं, ऊपर तो है भी नहीं। देखिए, ऐसे घर में हम शादी नहीं कर सकते। अगर घर बन जाता है तो उसके बाद ही हम शादी के बाद आगे बढ़ाएंगे। ये बोलकर लड़की वाले चले जाते हैं। परिवार चिंता में पड़ जाता है। अब क्या होगा माँ? शादी तो इसी घर में करनी है। निखिल को रागिनी पसंद है। लेकिन अभी हम एक ही काम कर सकते हैं, या तो घर बनवा सकते हैं या निखिल की शादी कर सकते हैं। मामी जी, टेरेस पर जगह तो काफी है, वहाँ एक अच्छा कमरा और हॉल बन सकता है। सुषमा पहली बार मोना की बात ध्यान से सुनती है। हाँ, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? वो सब आप अपनी बेटों पर छोड़ दो। कुछ ही दिनों बाद टेरेस पर नया बड़ा कमरा और हॉल बनकर तैयार हो जाता है। अरे वाह, अब तो हमारा घर और भी बड़ा लगेगा। रागिनी खुश होगी। ओह, किसी को तो बिल्कुल भी सब्र नहीं है। निखिल शर्मा जाता है। 2 महीने बाद रागिनी के घर वाले दोबारा घर देखने आते हैं। टेरेस पर रागिनी का आलीशान कमरा, बड़ा हॉल, बालकनी भी बने हैं। अब बात बनी, कम से कम हमारी बेटी के लिए अच्छा कमरा तो है। देखिए, कोई भी माँ बाप शादी करने से पहले घर तो देखते ही है। अब हमें ये रिश्ता मंजूर है। रागिनी के माता पिता चले जाते हैं। उसके बाद घर में शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो जाती हैं। पूरे घर में रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहता है। कहीं हल्दी की तैयारी चल रही होती है तो कहीं सजावट का काम हो रहा होता है। मम्मी, इस बार तो घर बिल्कुल फिल्मी शादी वाला लग रहा है। आखिर मेरे बेटे की शादी है, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मोना भी पूरे घर का काम संभाल रही होती है, लेकिन अपने मॉडर्न कपड़ों की वजह से वो हर किसी की नजरों में बुरी बनी रहती है। शादी वाले दिन मोना ने सुंदर सी साड़ी पहनी होती है, जिसके साथ उसने बैकलेस ब्लाउज पहना होता है। खुले बाल और हल्का मेकअप उसमें और भी ग्लैमरस लग रहा होता है। रागिनी के पास बैठी होती है, तभी उसकी माँ उसके कान में धीरे से बोलती है, तेरी जेठानी तो बड़ी बेशरम है, पीछे से इतने बड़े कलेकर ब्लाउज पहनकर मर्दों को रिझा रही है। माँ, धीरे बोलो ना। और देख, तेरे पति के साथ कैसे हंस हंस कर बातें कर रही है। उसका सेहरा ठीक भी कर रही है, क्या वो खुद नहीं कर सकता था? रागिनी भी नोटिस करती है। देवर जी, जरा सीधी खड़ी रहिए, आपका सेहरा बार बार टेढ़ा हो रहा है। अरे भाभी, अगर आप ठीक करेंगी तो मैं जानबूझकर टेढ़ा ही करूंगा। दोनों हंसने लगते हैं। ये देखकर रागिनी के चेहरे पर हल्की सी जलन आ जाती है।
शादी मेरी है, लेकिन ध्यान सबका इन दोनों पर ही है। वहीं कुछ रिश्तेदार आपस में बातें कर रहे होते हैं। पता नहीं बड़ी बहू कहाँ से लेकर आए हैं। अरे लव मैरिज वाली बहुएं ऐसी ही होती हैं। कपड़े पहनने का तो बिल्कुल ढंग नहीं है। पूरा शरीर दिख रहा है इसका। शादी में भी शर्म नहीं आ रही। और देखो, देवर के ऊपर चढ़ी जा रही है। ये सारी बातें रागिनी सुन रही होती है, पर वो इग्नोर करती है। धूमधाम से शादी हो जाती है और रागिनी की विदाई हो जाती है। रात में रागिनी का गृह प्रवेश होता है। दाहिना पैर अंदर रखो बहू। रागिनी कलश गिराकर घर के अंदर आती है। भाभी, अब तो घर में आपकी ही चलने वाली है। रागिनी हल्का सा मुस्कुरा देती है। अगले दिन पहली रसोई की रस्म होती है। रागिनी सुबह सुबह साड़ी पहनकर रसोई में आती है। तभी उसकी नजर मोना पर पड़ती है। मोना ने ढीला मॉडर्न टी शर्ट और शॉर्ट्स पहने होते हैं। ये घर में भी ऐसे कपड़े पहनती हैं? गुड मॉर्निंग रागिनी, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। पहली रसोई में थोड़ा टाइम लगता है। नहीं दीदी, रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। अरे इतनी गर्मी है, मैं साथ में काम करवा दूंगी तो जल्दी हो जाएगा। नहीं, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। रागिनी अकेले ही पूरा खाना बनाने लगती है। गर्मी में उसका चेहरा लाल हो जाता है। तभी सुषमा रसोई में आती है। मोना वहीं फोन चला रही होती है। कैसी जेठानी हो तुम, पहले ही दिन देवरानी को रसोई में अकेले झोंक दिया। थोड़ा हाथ तो बटा देती। मामी जी, मैंने मदद करने की कोशिश की थी, लेकिन नहीं मम्मी जी, मुझे आदत है अकेले काम करने की। वाह, यही तो संस्कार होते हैं। मोना चुप होकर वहां से चली जाती है। शाम में अंगूठी ढूंढने की रस्म होती है। चलो देखते हैं आज कौन जीतेगा। बड़े बर्तन में दूध और गुलाब की पंखुड़ियां डाली जाती हैं। देवर जी, आप ही जीतोगे, मुझे पूरा भरोसा है आप पे। अरे भाभी, जब आप मेरे साथ हो तो मैं कैसे हार सकता हूँ। दोनों हंसने लगते हैं। ये देखकर रागिनी का चेहरा उतर जाता है। इन्हें मेरे पति पर इतना भरोसा क्यों है? हर समय बस देवर जी देवर जी। रागिनी, तुम भी थोड़ा मॉडर्न कपड़े पहना करो ना। मतलब मोना भाभी जैसे। देखो ना, वो कितनी स्टाइलिश लगती हैं। और तुम ये कैसी पुरानी डिजाइन की साड़ियां पहनती हो। तो अब आपको मेरी साड़ियां भी खराब लगने लगी? अरे मेरा वो मतलब नहीं था, बस थोड़ा सा चेंज अच्छा लगता है। लेकिन रागिनी को बहुत बुरा लग जाता है। जब देखो तब मोना भाभी, आखिर उनमें ऐसा है क्या? रात का समय है। मोना को जल्दी सोने की आदत होती है, इसलिए वो जल्दी कमरे में चली जाती है। लेकिन सुजीत लैपटॉप पर काम में लगा रहता है। आधी रात को मोना पानी पीने बाहर आती है। अरे भाभी, आप सोई नहीं अभी तक? नींद खुल गई थी। आप क्या कर रहे हो इतनी रात में? अरे बस ऐसे ही, नींद नहीं आ रही थी। दोनों बातें करने लगते हैं और हंसने लगते हैं। तभी रागिनी की आंख खुलती है। वो बाहर आती है और दोनों को साथ देखकर रुक जाती है। देवर जी, आपको बचपन की बातें अभी तक याद हैं? अरे भाभी, कुछ लोग इतने अच्छे होते हैं कि उनकी बातें भूलती भी नहीं। रागिनी यह सुनकर अंदर ही अंदर जलने लगती है। मेरे पति आधी रात को अपनी भाभी के साथ हंस हंस कर बातें कर रहे हैं। अरे इन्हें ये सब गलत भी नहीं लग रहा? धीरे धीरे रागिनी को लगने लगता है कि शायद मोना का स्वभाव अच्छा नहीं है, इसलिए सास और नंद उससे दूरी बनाकर रखते हैं। एक दिन निखिल शॉपिंग करने जाता है। वो रागिनी के लिए एक सुंदर वन पीस और डायमंड सेट खरीदता है। ये ड्रेस रागिनी पर बहुत अच्छी लगेगी। तभी उसकी नजर एक और सुंदर ड्रेस पर पड़ती है। अरे ये भाभी पर बहुत अच्छी लगेगी, चलो ये भी ले लेता हूँ। शाम में निखिल घर आता है। रागिनी, आंखें बंद करो, मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज लाया हूँ। रागिनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन निखिल उसे ड्रेस और डायमंड सेट देता है। ये सब मेरे लिए? हाँ, मेरी खूबसूरत बीवी के लिए। तभी रागिनी की नजर दूसरे बैग पर पड़ती है। वो बैग उठाने वाली होती है कि तभी, अरे वो भाभी के लिए है, छोड़ दो, मैं देकर आता हूँ। इतना कहकर निखिल सीधा मोना के कमरे में चला जाता है। भाभी देखो, मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। मेरे लिए? हाँ, जल्दी से पहनकर दिखाओ ना। कुछ देर बाद मोना ड्रेस पहनकर बाहर आती है। कैसी लग रही हो? वाओ भाभी, आप तो बिल्कुल हीरोइन लग रही हो। दोनों हंसने लगते हैं। ये सब रागिनी चुपके से दरवाजे से देख रही होती है। उसके चेहरे का रंग उतर जाता है। मेरे लिए ड्रेस लाए, लेकिन पहनकर दिखाने के लिए नहीं कहा, और भाभी को देखते ही कितने खुश हो गए। धीरे धीरे रागिनी का शक और गहरा होता जाता है। कहीं इन दोनों का चक्कर तो नहीं चल रहा?
शादी के बाद धीरे धीरे घर की जिंदगी सामान्य होने लगती है। रागिनी घर के काम सीखने लगती है, लेकिन उसके मन में मोना और निखिल को लेकर जो शक बैठ चुका था वो हर दिन और बढ़ता जा रहा था। दूसरी तरफ निखिल अपनी पत्नी रागिनी का पूरा ख्याल रखता था। सुबह उसके लिए चाय बनाना, बाजार से उसकी पसंद की चीजें लाना, रात में उसके सिर में तेल लगाना, वो हर छोटी बड़ी चीज में रागिनी का ध्यान रखता था। लेकिन ये सब देवर भाभी के प्यार के सामने फीका लगता था रागिनी को। ये मेरा ख्याल तो रखते हैं, लेकिन इनकी आंखों में खुशी तब दिखती है जब ये मोना भाभी के साथ होते हैं। एक दिन दोपहर में मोना हॉल में बैठी कोल्ड कॉफी पी रही होती है। वहीं निखिल और रागिनी भी बैठे होते हैं। देवर जी, आप लोग हनीमून पर नहीं गए अभी तक? अरे यार, सच में शादी के बाद इतना सब हो गया मैं कि मैं भूल ही गया। वाह, कोई अपनी नई नई दुल्हन को भी भूलता है क्या? थोड़ा टाइम स्पेंड करोगे तो बॉन्डिंग भी स्ट्रांग होगी। या मुझे छोड़ के आप लोगों को जाना ही नहीं है? अरे सही कहा भाभी। रागिनी, चलो ना कहीं घूम कर आते हैं। देखो, अब हनीमून पर जाने का आइडिया भी यही देंगी। जैसा आपको ठीक लगे। अगले ही हफ्ते दोनों हनीमून पर चले जाते हैं। पहाड़ों में घूमते हुए निखिल हर वक्त रागिनी का ध्यान रखता है। रागिनी, ठंड लग रही है क्या? ये जैकेट पहन लो। नहीं, ठीक हूँ। और सुनो, तुम्हें जो खाना है वो खाना, यहाँ किसी चीज की टेंशन नहीं लेनी। अगर मोना भाभी नहीं बोलती तो शायद ये मुझे यहाँ भी नहीं लाते। लेकिन रागिनी के मन में हर वक्त मोना घूमती रहती है। कुछ दिनों बाद दोनों वापस घर लौट आते हैं। अरे वाह भाभी, हनीमून से तो और भी ग्लो आ गया है आप पर। दिखाओ तो फोटोज। भाभी ये देखो, यहाँ हम रिवर साइड पर गए थे। निखिल सबसे पहले अपनी तस्वीरें मोना को दिखाने लगता है। मैं इनकी पत्नी हूँ, लेकिन एक्साइटमेंट इन्हें भाभी को दिखाने की ज्यादा है। धीरे धीरे निखिल फिर से पहले की तरह मोना के साथ ज्यादा टाइम बिताने लगता है। और सुजीत काम के सिलसिले में विदेश में था तो मोना ज्यादातर अकेले ही रहती थी। एक दिन सुबह मोना की तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है। उफ, चक्कर सा आ रहा है। गर्मी की वजह से होगा, थोड़ा आराम कर लो। मुझे शायद डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। तभी निखिल वहां आ जाता है। क्या हुआ भाभी, चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? बस थोड़ा वीकनेस लग रही है। चलिए मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। ये सब सुनकर रागिनी वहीं खड़ी रह जाती है। इनको हर जगह मेरे पति के साथ ही जाना होता है बस। निखिल मोना को बाइक पर बिठाकर डॉक्टर के पास ले जाता है। आसपास कुछ औरतें उन्हें देख लेती हैं। देखो तो जरा देवर भाभी की जोड़ी। जब देखो तब दोनों साथ ही रहते हैं, कहीं दोनों के बीच कुछ चल तो नहीं रहा। और वो बड़ी बहू भी कैसे मॉडर्न कपड़े पहनती हैं। ये सारी बातें रागिनी खिड़की से सुन लेती है। शायद लोग गलत नहीं कह रहे, तभी तो निखिल मुझे मॉडर्न कपड़े पहनने की बोलते रहते हैं। उसी शाम दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए निखिल जी, खोलिए गेट। तभी निखिल हड़बड़ाकर गेट खोलता है। पीछे मोना बेड पर लेटी होती है। क्या हुआ रागिनी, पागलों की तरह दरवाजा क्यों बजा रही हो? वो कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही आई थी। इनकी शर्ट पे ये लिपस्टिक का निशान कैसा है? हे भगवान। जाओ यहाँ से, आ रहा हूँ। रागिनी आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। ऐसे ही अगले दिन। दीदी, मोना भाभी इस घर की बहू कैसे बनी थी? अरे उनकी और सुजीत भैया की लव मैरिज हुई थी। लव मैरिज? हाँ, लेकिन पता नहीं क्यों शादी के बाद भी सुजीत भैया उनसे उतना प्यार नहीं करते। मतलब कोई ना कोई कमी तो होगी उनमें। पता नहीं, लेकिन मम्मी भी उनसे ज्यादा क्लोज नहीं रहती। निखिल रागिनी से बहुत प्यार करता था, लेकिन मोना से उसकी कुछ अलग ही बॉन्डिंग थी। दोनों घंटों बैठकर बातें करते, हंसते और पुरानी बातें शेयर करते। एक रात, मोना तुम सो जाओ, मुझे अभी प्रेजेंटेशन बनानी है। ठीक है। मोना बाहर हॉल में आ जाती है जहाँ निखिल पहले से बैठा होता है। अरे आइए भाभी, आज मूवी नाइट करते हैं। देवर जी, आप भी ना। दोनों सोफे पर बैठकर मूवी देखने लगते हैं। मूवी देखते देखते निखिल अपना सिर मोना की गोद में रख लेता है। भाभी, आपकी गोद में बहुत सुकून मिलता है। पागल हो तुम बिल्कुल। दोनों एक ही गिलास में कोल्ड ड्रिंक पीने लगते हैं। तभी पानी पीने उठी रागिनी ये सब देख लेती है। मेरे पति मेरे साथ कभी इतने खुलकर नहीं रहते जितना अपनी भाभी के साथ रहते हैं। अगले दिन भी दोनों साथ बैठकर हंसते रहते हैं। याद है देवर जी, जब आपने पहली बार कॉफी बनाई थी और उसमें चीनी डालना भूल गए थे? और आपने फिर भी पूरी कॉफी पी ली थी। ये सब देखकर रागिनी का शक और गहरा होता जाता है। इन दोनों के बीच सिर्फ देवर भाभी वाला रिश्ता नहीं हो सकता। अब रागिनी मन ही मन ठान लेती है कि एक दिन दोनों को रंगे हाथ पकड़ कर रहेगी। एक दिन दोपहर में मोना छत पर कपड़े फैला रही होती है। भाभी, ये वाले कपड़े मुझे दे दीजिए, मैं फैला देता हूँ। अरे नहीं, तुम रहने दो। क्यों, मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता क्या? निखिल उसके बहुत करीब खड़ा होकर कपड़े पकड़ाने लगता है।
देवा जी कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा? अरे सोचने दीजिए, लोग तो वैसे भी कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं। तभी पीछे से रागिनी छत पर आ जाती है। वो दोनों को इतना करीब देखकर रुक जाती है। निखिल तुरंत थोड़ा पीछे हट जाता है। अच्छा भाभी, मैं नीचे जा रहा हूँ। निखिल वहां से चला जाता है। रागिनी वहीं खड़ी मोना को घूरती रहती है। क्या हुआ रागिनी, कुछ चाहिए था? नहीं, बस ऐसे ही आई थी। रागिनी एकदम गुस्से से मोना को देखती है और फिर नीचे चली जाती है। अब मुझे यकीन होने लगा है इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो जरूर है। धीरे धीरे रागिनी का शक अब उसके मन में जहर की तरह फैलने लगा था। वो हर समय बस यही सोचती रहती कि निखिल और मोना के बीच जरूर कुछ चल रहा है। दूसरी तरफ मोना और निखिल अपनी ही दुनिया में मगन थे। रागिनी हर कोशिश करती कि निखिल को मोना से दूर रखे, लेकिन जितना वो दूर करने की कोशिश करती, दोनों देवर भाभी उतना ही ज्यादा करीब दिखाई देते। एक दिन सुबह, निखिल, आप हर वक्त भाभी के आसपास ही क्यों रहते हो? कभी किचन में हेल्प करनी हो तो भी भाभी, कहीं बाहर जाना हो तो भी भाभी, रात में बातें करनी हो तो भी भाभी। रागिनी, तुम हर चीज को गलत एंगल से देख रही हो। भाभी सिर्फ मेरी अच्छी दोस्त जैसी हैं। दोस्त? कोई अपनी भाभी के साथ इतना क्लोज रहता है क्या? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब आप उनके साथ हंसते रहते हो। बस करो यार, तुम्हें बेवजह शक करने की आदत हो गई है। मैं बेवजह नहीं सोच रही हूँ, पूरा घर देख रहा है, मोहल्ले वाले बातें कर रहे हैं। लोगों का काम है बोलना, तुम ज्यादा दिमाग मत लगाओ, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। रागिनी चुप हो जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा होता है। उसी दिन दोपहर में रागिनी अपनी सास सुषमा के पास जाती है। क्या हुआ बहू, सुबह से मुंह क्यों लटका रखा है? मम्मी जी, मुझे निखिल और मोना भाभी की दोस्ती ठीक नहीं लगती। अब क्या हुआ? मम्मी जी, हर समय दोनों साथ ही रहते हैं, रात रात भर बातें करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। ऐसा कुछ नहीं है, तू गलत सोच रही है। मम्मी जी, मुझे डर लगता है। डरने से कुछ नहीं होगा, अपने पति को खुद संभालो। यह सुनकर रागिनी और अकेली महसूस करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ मानस जी हमेशा की तरह अपने काम से मतलब रखते थे। घर में कितना भी तनाव हो, वो ज्यादा बोलते नहीं थे। बहू, मन में शक मत पलने दो, बैठकर बात करो। शाम का समय, मोना पूरा घर का काम खत्म करके रसोई साफ करती है। उफ, आज तो बहुत काम हो गया। उधर रागिनी को जल्दी नींद आने लगती है। निखिल, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ, आप भी जल्दी आ जाना। हाँ, तुम सो जाओ, मुझे अभी नींद नहीं आ रही है। वहीं दूसरी कमरे में सुजीत लैपटॉप पर काम कर रहा होता है। सुजीत जी, कितना समय लगेगा अभी? थोड़ा टाइम लगेगा मोना, तुम सो जाओ अगर नींद आ रही है तो। आपको अपने काम के अलावा कोई दिखता भी है कभी? मेरी फीलिंग दिखती है, जब देखो तब ये काम काम। जा रही हूँ मैं कमरे से। अरे सुनो तो सही। मोना छत पर चली जाती है। गर्मियों की हल्की हवा चल रही होती है। मोना छत पर खटिया बिछाकर लेट जाती है और आसमान देखने लगती है। हाँ, कितना सुकून है यहाँ। थोड़ी देर बाद निखिल भी छत पर आ जाता है। अरे वाह भाभी, यहाँ अकेले अकेले मजे हो रहे हैं। हाँ, नीचे तो बस काम ही काम है। मैं भी यहीं बैठता हूँ। लेकिन पूरी खटिया मत घेर लेना। भाभी, मैं इतना भी मोटा नहीं हूँ। दोनों हंसने लगते हैं। निखिल भी उसी खटिया पर मोना के बगल में लेट जाता है। भाभी, बचपन में ना मैं छत पर ऐसे ही घंटों लेटा रहता था। मुझे भी छत पर सोना बहुत पसंद है। खुला आसमान देखकर सारी टेंशन दूर हो जाती है। आपसे बात करके भी सारी टेंशन दूर हो जाती है। ड्रामा बंद करो। दोनों हंसते रहते हैं। बात करते करते निखिल मोना का हाथ पकड़ लेता है। भाभी, आप सच में बहुत अच्छी हो। घर में कोई मुझे इतना नहीं समझता जितना आप समझती हो। क्योंकि तुम बच्चे जैसे हो अभी भी। और आप मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। दोनों हाथ पकड़े आसमान देखते हुए बातें कर रहे होते हैं। तभी रात में रागिनी की नींद खुल जाती है। निखिल? वो देखती है कि निखिल कमरे में नहीं है। इतने समय रात में ये कहाँ चले गए? रागिनी का दिल तेजी से धड़कने लगता है। कहीं फिर से भाभी के पास तो नहीं? वो जल्दी से कमरे से बाहर निकलती है। नीचे हॉल खाली होता है। फिर उसकी नजर छत की तरफ जाती है। रागिनी धीरे धीरे सीढ़ियों से छत पर पहुंचती है और वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। छोटी सी खटिया पर मोना और निखिल साथ में लेटे हुए थे। दोनों हाथ पकड़े आसमान देखते हुए हंस हंस कर बातें कर रहे थे। दिव्या जी, आप बिल्कुल पागल हो। और आप मेरी फेवरेट हो। रागिनी को देखते ही दोनों एकदम चुप हो जाते हैं और एक पल के लिए छत पर सन्नाटा छा जाता है। वाह, बहुत अच्छा। रागिनी, सुनो। क्या सुनूं मैं? यही बाकी रह गया था देखने को। रागिनी, तुम गलत समझ रही हो। गलत? एक ही खटिया पर हाथ पकड़कर लेटना गलत नहीं है। अरे हम बस बातें कर रहे थे।
बातें, आधी रात को अपनी भाभी के साथ हाथ पकड़कर बातें करते हो? ऐसा कुछ नहीं है। चुप रहो तुम, बदचलन हो तुम। मेरे पति को फंसा रखा है तुमने। रागिनी बस करो। मॉडर्न कपड़े पहन पहन कर मेरे पति को रिझा रखा है। मेरी सौतन बन गई हो तुम। रागिनी, इसी के साथ शादी कर लेते ना, मुझे इस घर में क्यों लेकर आए हो? रागिनी जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगती है। पूरे मोहल्ले में लोग बातें करते हैं तुम दोनों के बारे में, और आज मैंने खुद देख लिया। आसपास के कुछ लोग आवाज सुनकर जाग जाते हैं। पड़ोस की खिड़कियां खुलने लगती हैं। अरे क्या हुआ इनके घर में? लगता है बहू ने देवर भाभी को पकड़ लिया। नीचे घर में भी सबकी नींद खुल जाती है। मम्मी ऊपर छत पर बहुत आवाज आ रही है। हे भगवान, अब क्या तमाशा हो गया? सुषमा और माही जल्दी से छत पर पहुंचते हैं। वहां रागिनी रो रही होती है और निखिल उसे शांत कराने की कोशिश कर रहा होता है। रागिनी पागल मत बनो, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मुझे मत छुओ, मैं अब सब समझ चुकी हूँ। रागिनी, तुम जो सोच रही हो वो सच नहीं है। झूठ बोल रही हो तुम। हर वक्त मेरे पति के आसपास घूमती रहती हो। अपने पति के साथ रहो ना। माहौल लगातार खराब होता जा रहा था। बस सब नीचे चलो। धीरे बोलो भाभी, पड़ोसी जाग जाएंगे। नीचे चलकर जो करना है करो, यहाँ छत पर तमाशा मत लगाओ। रागिनी रोते हुए नीचे उतरने लगती है। मोना चुपचाप खड़ी रह जाती है, जबकि निखिल के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही होती है। सभी लोग नीचे हॉल में आ जाते हैं। माहौल पूरी तरह से तनाव से भरा हुआ होता है। रागिनी रोते रोते गुस्से में मोना को घूर रही होती है। कैरेक्टर लेस हो तुम। मेरा घर बर्बाद कर दिया। मेरी सौतन बनकर मेरे ही पति को मुझसे दूर करके रख दिया। रागिनी, ऐसा कुछ नहीं किया है मैंने। चुप करो। हर वक्त मेरे पति के साथ चिपकी रहती हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? देवर की ही रखेल बनना चाहती हो ना तुम? तभी गुस्से में निखिल आगे आता है। निखिल जोर से रागिनी को थप्पड़ मार देता है। सभी एकदम चौंक जाते हैं। बस बहुत हो गया रागिनी। भैया। निखिल, तुमने मुझे मारा? हाँ मारा, क्योंकि तुम जानते ही क्या हो भाभी माँ के बारे में। जितना उन्होंने इस घर के लिए किया है ना, कोई बहू अपने लिए घर के लिए नहीं करती। मोना हैरानी से निखिल को देख रही होती है। तुम कहती हो भाभी गलत है। ये औरत सुबह 5 बजे उठकर पूरे घर का ख्याल रखती है। माही कभी ढंग से बात नहीं करती थी। मम्मी हमेशा इन्हें ताने देती थी, लेकिन फिर भी भाभी हंसते हुए सब सहती रही। तुम्हें पता भी है हमारी शादी कैसे हुई? सब चुप होकर निखिल की तरफ देखने लगते हैं। अरे लड़की वालों ने साफ कहा है कि शादी तभी होगी जब ऊपर एक और कमरा बनेगा। लेकिन इतने पैसे कहाँ से आएंगे? अरे माँ रहने दो, मैं शादी नहीं करूंगा अभी। तभी मोना चुपचाप अपने कमरे में जाती है। थोड़ी देर बाद वो अपना एक डिब्बा और कुछ पेपर्स लेकर आती है। पापा जी, ये मेरे गहने और एफडी हैं। घर बनवाने और निखिल रागिनी की शादी में काम आएंगे। मोना, ये क्या कर रही हो? घर निखिल का भी है, उसकी खुशी हमारी खुशी है। एफडी तुड़वाकर घर बनवा लेंगे और गहने रागिनी को चढ़ा देना। भाभी नहीं, ये सब नहीं ले सकता मैं। चुप। छोटे भाई की शादी और भाभी किस दिन काम आएगी? मजदूर घर बनाना शुरू करते हैं। शादी के समय जो गहने रागिनी को, सारे गहने मोना के ही चढ़ाए जाते हैं। इतना ही नहीं, मेरी पढ़ाई के लिए पैसे भाभी ने दिए। मेरी जॉब लगने तक मेरा खर्च भाभी ने उठाया, और तुम कहती हो भाभी गलत है। रागिनी धीरे धीरे चुप हो जाती है। लेकिन उस दिन आप भाभी के कमरे में गए थे और दरवाजा बंद कर लिया था। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए मेकअप का सामान लाया था जो मैं भाभी को दिखा रहा था, लेकिन तुम आई तो मैं हड़बड़ा गया और वो सामान भी मैं वहीं भूल गया। मैंने निखिल से कहा भी था कि रागिनी को बता दो, लेकिन ये नहीं माने। भाभी मेरे लिए माँ जैसी हैं। कहीं भी जाती हैं तो मेरे लिए कुछ ना कुछ जरूर लेकर आती हैं। मुझे डांटती हैं, समझाती हैं, लेकिन तुमने हमारे रिश्ते की धज्जियां उड़ा दी। रागिनी की आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं। मुझे माफ कर दो, मैंने गलत समझ लिया। रागिनी रोते हुए मोना के पैरों में बैठ जाती है। दीदी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत गलत बोला। मैं लोगों की बातों में आ गई थी। अरे नहीं रागिनी, ऐसा मत करो। नहीं भाभी, गलती मेरी थी। आपने इतना सब किया और मैंने आपको ही गलत समझा। तभी सुजीत भी आगे आता है। रागिनी, इन दोनों के बीच वैसा कुछ नहीं है। मैं खुद सारा दिन काम में बिजी रहता हूँ। मेरी गलती है कि मैं अपनी बीवी को टाइम नहीं दे सका। भैया, मुझे माफ कर दीजिए। अरे कोई बात नहीं, लेकिन आगे से बिना सच जाने किसी रिश्ते पर शक मत करना। भाभी, हम सब ने भी आपको गलत समझा। मोना, मैंने भी हमेशा तुम्हें ताने दिए, लेकिन आज समझ आया कि तुमने इस घर के लिए कितना किया है। परिवार में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं मम्मी जी।
अगले दिन सुबह रागिनी घर के बाहर झाड़ू लगा रही होती है। औरतें फिर घर के बाहर खड़ी बातें कर रही होती हैं। अरे रागिनी, कल रात क्या तमाशा चल रहा था तुम्हारे घर में? देवर भाभी वाला मामला था क्या? आप लोग अपना काम कीजिए, दूसरों के घरों में ज्यादा नाक मत घुसाइए। तुम्हारी जो बेटी भाग गई थी ना, उस पर ध्यान दो। अरे हम तो बस ऐसे ही पूछ रहे थे। मेरी जेठानी बहुत अच्छी हैं, आगे से उनके बारे में एक शब्द भी गलत मत बोलिएगा। ये सुनकर सभी पड़ोसन चुप हो जाती हैं। उधर मोना मुस्कुराकर रागिनी को देख रही होती है। दीदी, आज से किचन का काम हम दोनों मिलकर करेंगे। ठीक है देवरानी जी। दोनों हंसने लगती हैं और धीरे धीरे घर का माहौल फिर से खुशियों से भर जाता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, लोगों का शक करना सही था या देवर भाभी का अनोखा रिश्ता? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए।